हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहाँ एक तरफ मालिनी यूपी से थी, वहीं उसकी बहू जस्सी पंजाब से थी, जिसके चलते दोनों के बीच हमेशा नोक-झोंक होती रहती। क्योंकि जहाँ मालिनी सादा और कम मिर्च वाला खाना पसंद करती, वहीं जस्सी पंजाबी होने के कारण चटपटा और तीखा खाना पसंद करती। एक दिन जस्सी रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास मालिनी अपने कमरे से निकलकर रसोई में आती है और मिर्ची के धसके से उसे खांसी आने लगती है। तभी जस्सी कहती है, माँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैं रसोई च खाना बना रही हाँ, ते ਤੁਹਾਨੂੰ रसोई च आने की की लोड़ है। हुण लग गया ना तस्का, हुण आधे घंटे तुसी खांसदे ही रहोगे। तो खाना बनाती है या खाने में आग लगाती है? भगवान ही जाने जो इतनी धास लगती है। कभी तूने मुझे खाना बनाते हुए देखा है? किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं खाना बना भी रही हूँ रसोई में। हम मान लिया माँ जी कि मेरे खाने च धास लग दिया, क्योंकि मैं चटपटा और मस्त खाना बनाती हाँ, जिसे खांदे ही इंसान दा दिल खुश हो जाता। और आपका खाना जी कोई दोबारा खा लेना तो उन्हें दोबारा खाने की लोड़ ही ना हो। जाइए जाइए, तुसी बाहर बैठिए, इतने रहोगी तो खासदी ही रहोगी। मुझे तो लगता है तू जानकर इतनी मिर्ची डालती है खाने में ताकि मैं उसे खा भी ना पाऊं, क्योंकि तुझे तो पता है मैं ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाती ही नहीं। माँ जी, मैं पंजाबी हाँ ते खाना भी तो वैसा ही बनावांगी जैसा साडे पंजाब च बनदा है। तुसी क्यों भुल जांदी हो कि पंजाबी बहू दी रसोई भी तो पंजाबी ही होनी, ते मेरे खाने च तो पहले ही बहुत कम मिर्च यूज कीती सी मैं। हाय दया, इससे कम मिर्ची डालना बोलते हैं तो ज्यादा किसे कहेंगे। अपने खाने के चलते अपनी सास को परेशान देखकर वो अपनी सास को लेकर हॉल में चली जाती है और उन्हें सोफे पर बैठाकर उनसे कहती है, तुसी इत्थे बैठो आराम नाल, इत्थे तोनू तस्का नहीं लगना, ते मैं अपने काम खत्म करके आउनी आ। फिर तुसी मैनू दस देना, जो भी थोनू खाना होना मैं बना देवांगी बिना मिर्ची दे। जस्सी इतना कहकर दोबारा रसोई में चली जाती है और खाना बनाने में लगती है। जस्सी का पंजाबी खाना उसके घर के साथ साथ उसके पूरे मोहल्ले में भी फेमस था। जब भी किसी को अपने घर में कुछ अच्छा खाना बनाना होता तो वो जस्सी को बुलाने के लिए आ जाया करता। एक दिन मालिनी शाम के समय मार्केट से सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो उसकी पड़ोसन अनीता उसे रोक कर कहती है, मालिनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या कल तू अपनी बहू को मेरे घर भेज देगी? सुबह सुबह वो क्या है ना, कल मेरी लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें मेरी बहू का क्या काम? तू उसे क्यों बुला रही है अपने घर? मैं उसे मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए बुला रही हूँ। तेरी बहू जैसा पंजाबी खाना कोई नहीं बनाता पूरे मोहल्ले में। वो तो बनाएगी ही ना, खुद भी तो पंजाब से ही है, तो अपने साइड का खाना बनाना कौन नहीं जानता है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। ऐसा तेरा मानना है, सबका नहीं। तेरी पंजाबी बहू की रसोई तो पूरे मोहल्ले में फेमस है और इत्तेफाक की बात है कि लड़के वाले भी पंजाब से हैं। अगर तेरी बहू के खाने से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाएगा तो तेरा क्या जाएगा? ठीक है, रो मत, बोल दूंगी अपनी बहू को तेरे घर आने के लिए। मालिनी इतना कहकर अपने घर के अंदर चली जाती है और अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू, तेरा बुलावा आया है पड़ोस से। तुझे अपने पंजाबी रसोई का जादू अनीता आंटी की रसोई में दिखाना है, तो एक काम क्यों नहीं करती, एक होटल खोल ले और वहाँ पंजाबी खाना बनाकर सबको खिला। माँ जी, तुसी इदा क्यों बोल रहे हो? जे मेरी रसोई दा खाना पसंद नहीं है थानू तो कोई गल नहीं, पर मेरे पंजाब च तां मेरी रसोई दा खाना सभी पसंद करते हैं, ते उत्थे मैं इदा दा ही खाना बनादी हां, ते इहदे विच मेरी की गलती? जे थानू नहीं पसंद तो तुसी मना कर दियो। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी कल उसे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। इत्तेफाक से वो भी पंजाब से हैं, इसलिए उन्होंने तुझे बुलाया है, तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। कल समय से चली जाइयो। मालिनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद जस्सी भी अपने कमरे में जाकर अपने पति रंजीत से कहती है, तुसी इत्थे लैपटॉप लेकर पूरे दिन कमरे च लॉक रहे हो, थानू पता भी है बाहर की हो रहा। माँ जी ने मेरा कदे भी खाना बनाया पसंद ही नहीं आंदा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ हर वेले पंजाबी रसोई ਦਾ ताना मारदी रहंदी है ते थकदी भी नहीं आ। उन्हां नू जे मेरे हाथ दा खाना पसंद ही नहीं आ तो फिर क्यों खांदी आ? अब क्या हो गया, क्या कर दिया माँ ने? पंजाबी और यूपी के चक्कर में ना मैं तो फंस गया हूँ। तुम्हारा खाना पसंद है, बाहर वालों का भी पसंद है, माँ को नहीं भी पसंद है, तो तुम उनकी बातों पर ध्यान क्यों देती हो? अब मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। किसने मना किया थानू? पूरा दिन बैठकर काम ही तो करते हो तुसी।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ याद ਆਉਂਦੀ ਆ। जस्सी इतना कहकर बेड के दूसरे बगल में जाकर मुंह ढककर सो जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर अपनी पड़ोसन अनीता के घर चली जाती है, जहां वह लड़के वालों के लिए पंजाबी रसोई में जलंधर जलेबी और लस्सी बनाती है, जिसे लेकर वो मेहमानों के सामने आती है और उसे देखते ही लड़के की माँ कहती है, बेटी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पंजाब की फेमस जलंधर जलेबी है ना, और ये लस्सी भी पंजाब की ही लगती है। आप लोगों को ये पंजाबी खाना यहाँ कैसे मिल गया? आंटी जी मैं ये जलेबियां ते लस्सी बाहर तो नहीं मंगवाए बल्कि मैं खुद बनाए आ, क्योंकि मैं पंजाब तो हाँ ते थोनू तो पता ही है पंजाब च ये डिश कितनी फेमस है। मिठाई तो थोनू हर किते मिल जानी, लेकिन ये जलंधर दी जलेबियां से पंजाब च ही मिलनी। अनीता जी आपकी बहू तो बहुत ही समझदार है, और आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी बहू भी पंजाब से है? हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अगर भाभी को पंजाबी खाना बनाना आता है तब तो ननद को भी आता होगा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। ये मेरी बहू नहीं है बल्कि ये मेरी पड़ोसन की बहू है। ओह, मैंने तो सोचा कि ये आपकी बहू है। मैं तो खुश हो गई थी कि जिस घर में मेरे लड़के का रिश्ता हो रहा है वहाँ कोई पंजाबी है, हमें पंजाबी खाना खाने को मिलेगा। कोई गल नहीं आंटी जी, मैं थोड़ी होने वाली नूह नो पंजाबी खाना बहुत अच्छा बनाना सिखा देवांगी। तब तो ये रिश्ता पक्का है। मैं तो जल्दी से ही डेट फाइनल करके आपको कॉल करके बता दूंगी। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और अनीता खुश होकर जस्सी को नेक में 500 रुपए देती है, जिसे पाकर जस्सी बहुत खुश होती है और अपने घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती है और कहती है, अब अगर तेरी पंजाबी रसोई की तारीफ पूरी हो गई हो तो अपनी रसोई में जाकर और मेरे लिए कुछ सादा बना दे जैसा मुझे पसंद है। जी माँ जी मैं चल दिया। जस्सी इतना कहकर रसोई में चली जाती है और अपनी सास के लिए खाना बनाना शुरू करती है। समय बीतता है। एक दिन जस्सी अपने घर वालों के लिए एक शादी में जाती है और जहाँ पर तेज बारिश होने के कारण बावर्ची शादी में नहीं पहुँच पाते और सभी रिश्तेदार समय से खाना ना मिलने पर लड़की वालों की बेइज्जती कर रहे थे, जो चीज जस्सी को अच्छी नहीं लगती। और वो रसोई में जाकर कुछ औरतों की मदद लेकर पंजाब की फेमस कढ़ी चावल बनाकर टेबल पर सजा देती है और बाहर जाकर सभी रिश्तेदारों से कहती है, खाना तैयार है, तुसी सारे आ जाओ। ते अज हल्दी दी रस्म सी ता इस करके मैं कड़ी चौल बनाया। थोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी? हमें कड़ी चावल से प्रॉब्लम नहीं है, बनाने वाले से प्रॉब्लम है। पंजाब की कड़ी चावल कहकर हमें पकड़ा तो दिया, लेकिन उनमें स्वाद थोड़ी ना आ जाएगा। पर अब क्या करें, पेट भरने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। औरत इतना कहकर खाने की थाली उठाकर कड़ी चावल निकालती है और जैसे ही एक निवाला खाती है वो तारीफ करती नहीं थकती और उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वो औरत जस्सी से कहती है, बहू तुझे ये कड़ी चावल बनाने आते कैसे हैं? इनमें तो बिल्कुल पंजाबी वाली कड़ी चावल का स्वाद आ रहा है, मजा ही आ गया खाकर। आंटी जी क्योंकि मैं खुद पंजाबी हाँ, इसलिए मेरे बनाए हुए कड़ी चावल भी पंजाब दे कड़ी चावल जिद्दा ही होने। अच्छा, तो ये पंजाबी बहू की रसोई का खाना है, तभी तो इतना स्वादिष्ट था ये। अपनी पंजाबी बहू की रसोई की इतनी तारीफ सुनकर वो भी इतने लोगों से मालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे माफी मांगकर उसकी बनाई हुई पंजाबी रसोई का खाना सबके साथ मिलकर खाती है। और इस तरह से मालिनी की पंजाबी बहू की रसोई घर के साथ साथ बाहर भी फेमस हो जाती है। बाकी सब लोगों से तो वचन पूरे हो गए, अब बस मेरी प्यारी सासू माँ की बारी है। अब जल्दी उनको भी बाकी सबके पास पहुँचा दूंगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्राची ये क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्राची शादी करके अपने ससुराल आती है और ससुराल आने के बाद सभी उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। प्राची को उसके ससुराल वाले बहुत प्यार करते थे। प्राची के अपने ससुराल आने के बाद उसकी ननद सिमी प्राची से बोलती है, भाभी आप कितनी अच्छी हो, आप जब से घर में आई हो घर का माहौल ही बदल गया है। अभी तो खुशी का माहौल है, पर इस खुशी के माहौल को मैंने मातम के माहौल में न बदल दिया तो मेरा नाम भी प्राची नहीं। क्या भाभी आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्यों, तुमने कुछ सुना क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। इतना बोलकर सिमी प्राची को अपना कमरा दिखाने के लिए लेकर चली जाती है।
और वहाँ पर उसको अपना कमरा दिखाती है। थोड़ी ही देर में सिमी वहाँ से चली जाती है और फिर उस कमरे में बस प्राची रहती है। तभी वो खुद से बोलती है, अब मैं अपने ससुराल आई हूँ तो यहाँ आने से पहले जो मैंने फेरे लिए थे वो पूरे तो करूँ। यही वचन लिया था ना मैंने कि मैं अपने ससुराल वालों की खुशी का पूरा ध्यान रखूंगी। तो ठीक है, अब मैं सिम्मी के पसंदीदा कमरे को आग लगाकर जला देती हूँ और उसकी खुशी ले लेती हूँ। इतना बोलकर प्राची सिमी के कमरे में आग लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। जब सबको पता चलता है आग लगने का तो इल्जाम भी सिमी पर ही लगा देती है। थोड़े दिन तक घर में ऐसे ही ठंडा सा माहौल बना रहता है। जैसे ही माहौल कुछ ठीक होता है तो एक दिन प्राची अपने कमरे में अपने पति विनोद के साथ बैठी होती है। तभी विनोद उससे कहता है, प्राची, ये मेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही जरूरी हैं, संभाल कर रख देना, इसकी वजह से आज हमारा काम चल रहा है। आप टेंशन मत लो, मैं इसे खुद से ज्यादा संभाल कर रखूंगी। इतना बोलकर प्राची उस डॉक्यूमेंट की सारी जरूरी खबर विनोद के बिजनेस के दुश्मनों को दे देती है और कहती है, यही था ना दूसरे फेरे का वचन कि मैं आपके सुख दुख में साथ दूंगी, पर मैं तो बस दुख में साथ दे रही हूँ और उस दुख में मैं बहुत खुश हूँ और पार्टी भी करूँगी। प्राची बहुत खुश हो रही होती है कि विनोद को पता चल जाता है कि उसके ऑफिस के डॉक्यूमेंट की जानकारी बाहर आ गई है। तो वो घर जाकर बोलता है, अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा पूरा काम खत्म हो गया, अब तो ये नौबत आ गई है कि हमें ये घर भी बेचना पड़ सकता है। विनोद की आवाज सुनकर उसकी माँ लता और पिता आनंद और प्राची सिमी भी वहीं आते हैं। तभी लता बोलती है, लेकिन बेटा ये सब अचानक से थोड़ी हो सकता है, कोई तो होगा ही ये सब करने वाला। माँ, अब क्या फायदा ये सोचकर, अब तो हम बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे कैसे, मेरे अभी बहुत जान पहचान वाले हैं, मैं अभी बात करता हूँ, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। सबसे बात कर चुका हूँ मैं, सबने मेरा नाम सुनकर ही फोन रख दिया है। अब भैया क्या होगा, अगर ये घर भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तो बस खेल शुरू हुआ है, अंजाम के लिए रुको, तब पता चलेगा सबको। बेटा हमें ना घर में पूजा करवानी चाहिए, जरूर कुछ तो दोष चल रहा होगा तभी ये सब हो रहा है, क्या पता पूजा करवाने से सब ठीक हो जाए। इतना बोलकर लता प्राची के साथ पूजा की तैयारी में लग जाती है और लता तैयारी ही कर रही होती है कि प्राची सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और आनंद सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाता है और विनोद जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और आनंद की पट्टी करवाता है। सबको परेशान देखकर प्राची कहती है, चलो एक फेरा और पूरा हो गया, पति के माँ बाप को अपने माँ बाप मानना, हो गया माँ बाप को आराम। माँ आप सही बोल रही थी, घर में पक्का कोई दोष है, या तो हमारी भाभी में ही कोई दोष है। जब से वो आई हैं तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। ये क्या बोल रही है तू? तेरी भाभी हमारे साथ हर परेशानी में खड़ी है और तू उसे ही गलत बोल रही है। चुप हो जा। हाँ, बहू तो बिना कुछ शिकायत करे हमारी मुसीबतों में सहारा बन रही है। अगर आप लोगों को यही लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हमने तुम्हें कभी कुछ बोला है? नहीं ना? बहू तू खुद को दोषी मत मान, ये सब किस्मत का खेल है और तू सिमी की बातों को दिल से मत लगा। प्राची अपने कमरे में चली जाती है और रोज कुछ न कुछ करके अपनी शादी के फेरों को उल्टा कर रही थी, शादी के सारे वचनों को उल्टा कर रही थी। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है। प्राची घर में सभी लोगों को हद से ज्यादा तकलीफ दे चुकी थी। कुछ दिनों बाद वो सोचती है, बाकी सब लोगों से तो वचन पूरे हो गए, अब बस मेरी प्यारी सासू माँ की बारी है। अब जल्दी उनको भी बाकी सबके पास पहुँचा दूंगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। प्राची खुद से बात कर ही रही होती है कि लता उसकी सारी बातें सुन लेती है और सारी बातें सुनने के बाद प्राची के पास जाकर बोलती है, बहू हमने तुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन तूने हमारे साथ विश्वासघात किया, क्यों? आप लोगों की वजह से ही आज मेरी ऐसी हालत है। आप लोग तो अमीर है ना, आपको क्या पता कि हम पर क्या गुजरती है। ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? ऐसा भी क्या हो गया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, तू किस गुनाह की हम लोगों को सजा दे रही है? अभी तो सजा मिली ही कहाँ है। आप लोग भी वैसे ही दिन देखोगे जैसे मैंने देखे थे, तब पता चलेगा आपको भी। बहू तू क्या भूल गई? तू हमारे घर पर विनोद से 7 फेरे लेने के बाद आई थी,
फिर तू क्यों उन फेरों को उल्टा कर रही है? आपके घर एक समीरा नाम की लड़की काम करती थी जो आप लोगों की बहुत इज्जत करती थी और उसे आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने उसे मुसीबत में छोड़ दिया। तुम कैसे समीरा को जानती हो? तुम समीरा की कौन लगती हो? मैं समीरा की बहन हूँ। जब समीरा का एक्सीडेंट हुआ तो आप लोगों ने क्या किया? उसका इलाज करवाने की बजाय उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसे हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए। आज आप लोगों की वजह से मेरी बहन हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुकी है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। आपको अब भी शर्म नहीं आई? सारी सच्चाई बाहर आने के बाद भी आप झूठ बोल रही हैं। तुम्हारी बहन को बचाने के लिए हम ही डॉक्टर को बुलाने गए थे। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, पता कर लेना। हमने पुलिस की भी जांच करवाने के लिए कहा था। हमारे लिए समीरा बस एक काम वाली नहीं थी बल्कि हमारे घर की सदस्य थी। अगर ऐसा ही था तो जब मेरे पिताजी यहाँ आए तो समीरा अकेले क्यों पड़ी थी? क्यों उसके साथ कोई नहीं था? कोई इसलिए नहीं था क्योंकि जब हमने पुलिस को कॉल किया था तो पुलिस ने यही बोला कि ये कोई प्लानिंग भी हो सकती है, इसलिए जब तक पुलिस न आए तब तक उसके पास कोई ना जाए। बस डॉक्टर को जाने की परमिशन थी और जब तक डॉक्टर्स आते उससे पहले ही समीरा कहीं गायब हो गई थी। हमने बहुत पता लगाया लेकिन कहीं नहीं मिली थी। ये आप क्या बोल रही है? मतलब कि अब तक मैं जो सोच रही थी वो गलत था। मैं पूरा सच जाने बिना ही आप लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। बहू, हम तो तुझे अपनी बेटी मानते थे और समीरा को भी घर का सदस्य मानते थे। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है। मुझे बस यही लगा कि आप लोगों की इतनी सेवा करने का उसे ये फल मिला और उसी का मैं बदला लेना चाहती थी। आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी किया अनजाने में किया, लेकिन बात ये है जो भी हुआ वो ठीक कैसे होगा। तूने जो बदले की आग में अपनी सीधे फेरे को उल्टे किए हैं वो सब ठीक तो करना ही होगा। माँ जी, अगर गलती मैंने की है तो सुधार भी मैं ही करूँगी। आप चिंता मत करिए, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर के सभी सदस्यों से माफी मांगती है। कुछ लोग उसे माफ कर देते हैं और कुछ थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी मान जाते हैं और प्राची विनोद के बिजनेस में हाथ बटाने लगती है और थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।